हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज देखो आपको लग तो रहा होगा कि संस्कृत व्याकरण में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी क्लास 8th में देखिए हमने आपको वर्ण बता दिए, वर्ण विन्यास पढ़ा दिए, फिर इसके बाद हमने आपको संधि बताई। अब संधि के साथ में अब हम आपको बताने वाले हैं शब्द रूप, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक कहें कि संस्कृत व्याकरण की अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो, इमारत बनानी हो, तो उसके लिए जो पिलर होते हैं उसका काम करते हैं। मतलब आधार जो बेस होता है वो शब्द रूप और धातु रूप होते हैं। आपने धातु रूप और शब्द रूप अगर आपको अच्छे से आ गए, उनका अर्थ समझ में आ गया कि भाई ये शब्द रूप जो हम बना रहे हैं उनका क्या अर्थ होता है, कहाँ उनको प्रयोग किया जाता है, तो जान लीजिए कि आपने आधे से ज़्यादा संस्कृत पढ़ ली। कहीं पे भी जो संस्कृत है वो कहीं ना कहीं हर एक विभक्ति के साथ में अपना रूप बना के चलती है, और वो विभक्तियाँ क्या लगती हैं, उनमें क्या अर्थ निकलता है, तो इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। शब्द रूप तो आपको बताएंगे ही, तो अपन शुरू करते हैं किससे? अकारांत शब्द से। ठीक है, जैसा कि हमने शब्दों को आपको जब वर्ण पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि अपने स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ से लेके औ तक के सारे स्वर होते हैं। ठीक है, उनमें से जैसे वो पुल्लिंग शब्द हों, पुल्लिंग शब्द जैसे कहा अपन ने राम, जैसे कहा बालक, कहा शिक्षक, अध्यापक, गज, अश्व। भाई जब इन सबको जब अपन ने बोला तो क्या निकल के आया? देखिए बोलिए राम। म जैसे ही बोला देखा तो अंत में क्या आया? अ की ध्वनि आई। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसा कि वर्ण में हम आपको बता रहे थे कि ऐसा वर्ण यानी ऐसा आपको व्यंजन दिखे जो आधा ना हो लेकिन जिसमें कोई मात्रा भी ना दिखे, तो उसमें जान लीजिएगा कि वो हमारा वर्ण आ से ही जाके पूरा हुआ है। अगर आ नहीं होता, ये तो माँ है ना, ऐसा आधा लटका हुआ रहता। केवल अकेले माँ की बात नहीं है, हर एक व्यंजन की बात है। भले ही आपको पूरा दिख रहा हुआ, ये ला आपको पूरा दिख रहा है, ला पूरा है लेकिन आ से हुआ है। अगर ला को तोड़ेंगे ना तो आधा ला में जब आ मिला है तब ही हमारा ये ला पूरा हुआ। तो ला का अंत किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। राम का अंत किससे हो रहा है? अ से। हमारा बालक शब्द है उसका अंत किससे हो रहा है? अ से। अर्थात जिन सभी अक्षरों का, जिन सभी शब्दों का अंत किससे हो? छोटे अ से अंत हो रहा हो, उसको हम अकारांत कहते हैं। और अकारांत शब्दों को पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। अपवाद कैसा होता है? जैसे हमारा नाम नीलम। अब नीलम नाम है, नाम रखा ही है, अकारांत है लेकिन है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताने की बात यह है कि वैसे ज्यादातर मूलतः ज्यादातर सारे जो शब्द रूप होते हैं अकारांत, तो उन्हें किस में रखा जाता है? पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब उनके रूप कैसे बनाए जाते हैं, और रूप जो हमारे ये आपको दिख रहे होंगे कि बालकः से लेके हमारे बालकेषु तक के कितने हो गए? हमारे 21 रूप हो गए, और संबोधन के मिला के हमारे 24 शब्द रूप हो जाते हैं। ये शब्द रूपों की क्या जरूरत है ना? ये जो शब्द रूप बने हुए हैं, कहीं बालक ही तो है, कहीं क्यों उसको कहीं पे बालक लिख दिया, कहीं बालकाय लिख दिया, कहीं बालकाभ्याम लिख दिया, कहीं बालकेशु लिख दिया, कहीं बालकान लिख दिया, क्यों लिखा? ये सोचने की बात जरूर है। और इसको नहीं समझा तो ये शब्द रूप हम सिर्फ रटते रहेंगे, इनका हम प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे कि ये हमने शब्द रूप तो याद कर लिए। सब कहते हैं अरे उसमें परीक्षा में आने हैं शब्द रूप। एक हम अपनी भी ये सच्चाई से बात बताएंगे कि 6th-7th क्लास में जब हम भी पढ़ते थे, तब जबकि हमें ये चीज़ नहीं बताई कि इनका प्रयोग क्या है, तो सिर्फ हमें ये लगता था कि ये शब्द रूप है, ये टेबल है और इसको हमें रटना है और रट के हमें अपने एग्जाम में लिखाना है। ये कभी इसका प्रयोग हमें आया ही नहीं। फिर इसके बाद जब बड़े होते होते बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ी संस्कृत, तब समझ में खुद ये आया। कुछ हमारे अच्छे टीचर्स भी ऐसे मिले जिन्होंने फिर हमें ये चीज़ बताई कि भाई शब्द रूप किस लिए करते हैं। तो यही हम आप लोगों के साथ में भी बताना चाहते हैं कि ये जो हम शब्द रूप याद करते हैं इनका उपयोग क्या है। तो उसके लिए अब हम थोड़ा सा आपको पहले समझाएंगे, फिर इसके बाद आपको शब्द रूप याद करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे एक साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, बाईं ओर क्या लिखा हुआ था? अपने इस प्रकार से विभक्ति लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? विभक्ति। विभक्ति लिखी हुई थी, और उसके नीचे यहाँ पे लिखा प्रथमा, द्वितीया, फिर हमने कहा तृतीया, ऐसे लेके सप्तमी तक लिखा हुआ है। तृतीया, चतुर्थी, है ना, पंचमी, ठीक है, षष्ठी,
और इसमें हम बता रहे हैं फिर बाकी के शब्द रूप हम क्या करेंगे, आपको फिर सीधे डायरेक्ट याद करवाते चलेंगे। लेकिन भाई शब्द रूप की अपन शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत सिर्फ हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दिया और आप रट लो और याद करना बता दें कि लो इसको ऐसे रट लेना है। भाई क्यों रट लेना है, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों रटवा रहे हैं हम, भाई कुछ तो उसका कारण होगा, कुछ तो उपयोग होगा, तभी तो बता रहे हैं। तो देखिए अब ये विभक्ति हो गई, इनको अपन ने कर दिया साइड में। विभक्ति कितनी होती है, बोले 7 होती हैं, और एक संबोधन होता है, संबोधन सूचक, यानी किसी को जब अपन नाम से बुलाते हैं, अरे बालक, अरे लड़के इधर आओ, नाम नहीं पता, अरे लड़के इधर आओ, अरे यार, अरे दोस्त, अरे राधा, जो हमने सिर्फ संबोधन सूचक नाम लगा के बोला, हे राम, जो भाई संबोधन के साथ में किसी को पुकारना, वो हमारा संबोधन में। भाई वाक्य ऐसे भी होते हैं कि कहीं पर सिर्फ हमने संबोधन के साथ में कोई चीज़ बोली हो तो उसका हमारा रूप वाक्य में कैसा बनेगा, उसके लिए ये हमारा संबोधन आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इनको थोड़ा सा साइड में करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कारक। क्या बताने वाले हैं, कारक। ये जो कारक होते हैं, कारक को दर्शाने के लिए कारक क्या होते हैं, अब हम बताते हैं कि भाई अगर कोई काम हो रहा है दुनिया में, कारक का संबंध सीधा किससे होता है, क्रिया से। क्रिया के लिए ही ये सारे कारक बनाए गए हैं। कारक मान लीजिए, मतलब एक तरह से हम कहें कि कारण। जैसे देखिए ये हमारी क्रिया, क्रिया का अर्थ क्या हुआ, काम। काम कैसा, बोले सुबह उठने से लेके रात में सोने तक के और सपने देखने तक का काम। रात में सो भी गए, उसके बाद आप सपने भी ले रहे हो, झपकी भी ले रहे हो, सब जो काम हो रहे हैं, जितने भी सुबह से उठ के आपने काम किए, वो सब क्रियाएं हैं। क्या है, वो सब क्रियाएं। और क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। चलिए ये तो धातु रूप हो गया। अब जो अपने काम हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, उनको आपको देखो कि उनको करने वाला कोई ना कोई चाहिए। काम खाली अगर ब्लैंक यहाँ पे, अब देखिए हम हटे जाते हैं यहाँ बोर्ड से, अब ये हम साइड में हो गए। अब अगर 1 सेकंड की बात कहें तो आपको यहाँ पे क्या कुछ सुनाई दे रहा था, अगर हमने बोलना बंद किया, हमने समझाना बंद किया, तो आपको कोई यहाँ पे काम होता दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, आप सिर्फ ब्लैंक स्लाइड देख रहे थे, है ना। तो अर्थात हमें बोलने का काम हम कर रहे हैं, आपको समझाने का काम कर रहे हैं, आपको देखने का भी कर रहे हैं, और आप भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब काम आप हो रहे हैं। अर्थात देखिए करता है तभी क्रिया हो रही है, मतलब काम करता कौन होता है, तो सबसे पहले जो काम को करता है उसको कहते हैं हम कर्ता, यानी कारक का पहला कारक कौन होता है, यानी क्रिया से जिन चीजों का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो, सीधा सीधा संबंध हो, वो कारक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे काम अपना कुछ भी हो रहा है, जैसे अभी बोलने का काम है तो उसको करने वाले हम हैं, तो हम कौन हो गए, कर्ता। सुनने का आप काम कर रहे हो तो आप कौन हो गए, आप कर्ता बन गए। करता है यानी भाई कहने का बात हो गई कि भाई हम वाचक हो गए, आप श्रोता हो गए, नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन काम करने वाले हैं, इसलिए हम दोनों करता हैं, हम भी करता है और आप भी करता हो। तो भाई तो सबसे पहला जो संबंध निकल के आया क्रिया के साथ, किससे निकल के आया, कर्ता से, क्योंकि अगर कर्ता नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी, कर्ता नहीं होगा तो क्रिया नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि आपने कहा, हमने कहा कि हमने पाठ को पढ़ाया, हमने मैंने आपको शब्द रूप पढ़ाए। ठीक है, तो पढ़ाना हमारी क्रिया है, हम कर्ता हो गए, मैं कर्ता हो गई, पढ़ाना हमारी क्रिया हो गई, लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण पढ़ाना हमारा ईप्सित है, मतलब हम उसको चाहते हैं, तभी तो वो काम कर रहे हैं। आज ने शब्द रूप नहीं पढ़ाने होते, हम क्रिया रूप पढ़ाते, तो वो हमारा एक कर्म हो जाता। तो जो पसंद होता है कर्ता को, काम जिसके लिए वो करता है, जैसे अगर कहें कि आज आपने शब्द रूप पढ़े, यानी आज आपने किसको पढ़ा, शब्द रूप को, शब्द रूप को पढ़ा, तो जो आपका पढ़ने के द्वारा आपने किसको चाहा, बोले शब्द रूप को चाहा। किसको पढ़ना चाहा, बोले शब्द रूप को। क्या पढ़ना चाहा, पुस्तक को पढ़ना चाहा, तो पुस्तक हो गई, शब्द रूप हो गए, यानी कि जो क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको चाहता है वो कर्म होता है, वो कौन होता है, कर्म। तो सबसे पहला संबंध तो किससे निकला, क्रिया का, कर्ता से। फिर दूसरा क्या हुआ, बोले अपनी काम के द्वारा जिसको वो चाहता है, जैसे हमने कहा कि आज तो हमने खाने में दाल चावल खाए, ठीक है, भोजन में हमने दाल चावल खाए, तो हमने खाने के द्वारा किसको खाया, बोले दाल चावल को, तो दाल चावल हमारे क्या बन गए, हमारे कर्म बन गए।
ठीक है, पानी को पिया, क्या पिया? बोले पानी पिया। तो पीने के द्वारा आप क्या पी रहे थे? चाय पी, पानी पी, शरबत पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, क्या पिया? तो बोले वो हमारा कर्म हो गया। तो दूसरे नंबर की संबंध क्रिया का किससे हुआ? बोले कर्म से। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर की बारी आती है। तो तीसरे नंबर में बात होती है, कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ साधन जरूर बना। अब जैसे हम कहें कि हमने आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाया, YouTube की सहायता से हमने आपको पढ़ाया, चैनल मैग्नेट ब्रेन की सहायता से हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, बोर्ड की सहायता से पढ़ाया, कलम की सहायता से हमने लिखा, कलम से हमने बोर्ड पर लिखा, कलम से हमने बोर्ड में लिखा। तो लिखने में हमारा सहायक कौन बन गया? हमारी पेन। देखने में, ये वीडियो देखने में आपका सहायक कौन बन गया? फोन। तो वो आपका करण बन गया। जो क्रिया करने में, देखिए अब क्रिया से कैसे संबंध है? क्योंकि उस काम को पूरा करने में सहायक जो बन रहा है वो करण हो जाता है। तो हमारा जो तीसरे नंबर का कारक होता है उसको कहते हैं हम करण। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दें क्योंकि हमें इन्हीं से अभी लिंक करके भी आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया कर्ता, फिर दूसरे नंबर का हमारा हो गया कर्म, फिर तीसरे नंबर का हो गया हमारा करण। ठीक है, अब कहते हैं कि हो सकता है भाई हर कोई किसी ना किसी के प्रयोजन के लिए कोई काम को करता है। ठीक है, जैसे कह दिया कि माँ ने अपने बालक के लिए भोजन बनाया। आप कहेंगे आज तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए मैगी बनाई। तो आपकी मम्मी कौन हो गई? भोजन बनाने वाली यानी कर्ता। उन्होंने किसके लिए मैगी बनाई? बोले आपके लिए। तो आप कौन हो गए? संप्रदान, जिसके लिए वो काम किया गया। काम तो हुआ लेकिन किसी प्रयोजन के लिए हुआ या किसी के लिए हुआ। तो वो जो के लिए जिसके अंदर आ गया, यानी किसके लिए? बोले अब कहें शिक्षक ने बालकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो भाई कार्यक्रम तो आयोजित हुआ, क्रिया हुई, आयोजन हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? छात्रों के लिए, बालकों के लिए, है ना। तो किसके लिए? जिसके लिए कोई काम हो रहा हो वो हो जाता है हमारा संप्रदान। क्या हो जाता है वो? संप्रदान। ठीक है, अब कहते हैं कि चलिए ये तो बात हो गई। अब कभी कभी क्रियाएं कैसी हो जाती हैं, जैसे चलते चलते हम बाइक पे बैठ के आ रहे हैं और चलते चलते बाइक से हम गिर गए। ठीक है, तो गिरना भी एक काम तो हुआ, भले ही वो अच्छा नहीं हो, बुरा हो, लेकिन एक काम तो हुआ, वो गिरने का काम हुआ। तो उसमें कहाँ से गिरे हम? बाइक से गिरे। बच्चा सीढ़ियों से गिर पड़ा, चढ़ते चढ़ते दौड़ लगाते हुए चढ़ रहा था तो सीढ़ी से गिर गया। अब कहेंगे हवा चली तो पेड़ से पत्ते गिर गए, है ना, और हमने एक पत्थर फेंक के मारा तो वृक्ष से फल गिर गया। तो यहाँ पे हर जगह आपने एक चीज नोटिस की कि हर जगह कुछ ना कुछ कहीं से अलग हो रहा है। कहीं पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, कहीं हम बाइक से अलग हुए तभी तो नीचे गिरे। ठीक है, कहीं बच्चा सीढ़ी से गिर रहा है, कहीं मतलब हर जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हर एक काम कैसा हो रहा है? अलग होने का काम हो रहा हो। तो जहां से अलग हो रहा है, बाइक से अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से फल अलग हो रहा है, सीढ़ियों से लड़का नीचे गिर रहा है ना, आकाश से क्या बोलते हैं, आकाश से पानी नीचे आया। जहां अलग होने का काम हो, ठीक है, जहां अलग होने का काम होता है, काम तो हो रहा है, यानी देखिए कहीं ना कहीं से क्रिया तो हो रही है, अलग होने की क्रिया हो रही है, तो वो हमारा बन जाता है अपादान। उस कारक को क्या कहते हैं? उसका नाम होता है अपादान। ठीक है, अब इसके बाद आता है अधिकरण। अभी हम संबंध नहीं बता रहे हैं, संबंध बताएंगे बाद में। अब इसके बाद, क्योंकि अभी हम सिर्फ कारकों को बता रहे हैं और कारक हमारे कितने होते हैं? 6। हम संबंधों को बीच में पढ़ते हैं, बताएंगे कि क्यों पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो कारक होते हैं वो सिर्फ 6 ही होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अपना अधिकरण। अब अधिकरण, अब क्रिया जो होती है, काम होता है, उसका कुछ ना कुछ अपना आधार होता है। आधार का मतलब यानी हवा में लटके लटके तो हम नहीं कोई काम कर सकते ना। भाई खड़े हैं तो अभी जमीन हमारा आधार बनी हुई है, आप बैठे हो तो आपका सोफा, आपकी चेयर, आपका पलंग आपका आधार बना है, तभी तो बैठे हो। आपका घर आपके रहने का आधार बना है, ये शहर हमारे रहने का आधार बना है, ये देश हमारे रहने का आधार है, ये भूमि, ये पृथ्वी हमारे रहने का आधार है। तो रहने की क्रिया, बैठने की क्रिया, चलने की क्रिया, इनको किसी ना किसी आधार की यानी किसी ना किसी स्थान की जरूरत होती है, और वो जो स्थान होता है वो कहता है अधिकरण। वो क्या कहलाता है? अधिकरण। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? अधिकरण।
यानी राम गांव में रहता है। अब उसके रहने की क्रिया का देखिए संबंध हो रहा है, उसका रहता है कहाँ, गांव में। बालक चटाई पर बैठा है, बैठने का आधार क्या हो गया, चटाई हो गई। कहाँ बैठा है, बैठना है, क्रिया हो गई। क्रिया का आधार कौन बना, बोले बैठने की क्रिया का आधार कौन बना, बोले चटाई बनी, खटिया बन गई, हमारा पलंग बन गया, हमारा सोफा बन गया, हमारी कुर्सी बन गई। तो वो सब क्या हो गए, हमारे आधार। और जो आधार होता है उसका नाम क्या होता है, अधिकरण। ये कारकों के नाम है। आप कहोगे इनका नाम क्यों, भाई सबका अपना नाम होता है, हमारा नीलम है, आपका कुछ होगा, किसी और का कुछ होगा, सबके अपने अपने नाम होते हैं। तो इनका नाम भी दिया गया कि क्रिया का जिससे बोले जो काम को करता है वो करता है। बोले कर्ता की पहचान क्या है, बोले जो काम को करता है वही करता है, बस हो गया कर्ता। कर्म क्या है, जो सबसे अधिक प्रिय होता है वो कर्म हो जाता है। बोले जो सहायता करता है वो करण बन जाता है। जो जिसके लिए कोई काम होता है वो संप्रदान बन जाता है, जहाँ से कोई काम अलग हो रहा होता है वो अपादान होता है। और जो क्रिया का आधार बनता है वो अधिकरण होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे हमने तो एक संबंध भी पढ़ा है, तो संबंध को कारक के साथ में लिख तो देते हैं, लेकिन जबकि जो हमारा संबंध जो होता है वो कारक की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अगर हमने जैसे कहा संबंध की बात बता रहे हैं, तो आप कहोगे मेरा भाई, यानी आपका भाई है ना। आप कहो मेरे मामा का घर, ग्वालियर में मेरे मामा का घर है। ठीक है, तो मामा का घर, अब यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे कि मामा का घर, अब ये मामा का घर जो शब्द लिखा है इसमें कोई काम हो रहा है क्या, कोई काम दिख रहा है क्या, मामा का घर बस। तो इसमें सिर्फ क्या बताया, बोले मामा का घर से संबंध बताया कि घर है वो किसका है, मामा का है। ठीक है, अब आपने कहा बालकों का विद्यालय, ये बॉयज स्कूल है, तो क्या कहा, बालक का विद्यालय, तो बालक और विद्यालय का संबंध बताया। तो संबंध बताते हैं तो उसको अपन कारक के में बीच में लिखते हैं, जबकि संबंध हमारा कारकों में नहीं आता। फिर भी हम बता देते हैं कि संबंध क्या होता है, संबंध कारक किसको कहते हैं। वो कई जगह बताते हैं कि संबंध कारक भी होता है, जबकि कारक का क्रिया से, संबंध का क्रिया से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसको कारक की श्रेणी में हम नहीं रखते हैं। ठीक है, अब कहा हमने कि कारक, ठीक है, संबंध, तो संबंध में हमने का की जरूरत हमें कहीं पड़ती है। जैसे कहा बालक का विद्यालय, बालक का घर, बालक की बाइक, बालक की साइकिल, बालक का बस्ता, बालक की पुस्तक, अब सबका बालक से संबंध है। संबंध बताने के लिए तो हमें ये कौन सा बोले संबंध कारक की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, संबंध बता रहे हैं इसलिए संबंध कारक। अब इन कर्ता का इन विभक्तियों से क्या मतलब है, ये जो कारक लिखे हुए हैं ना, अभी हमने क्या बताया, ये आपको कारक। अब इन कारकों का ये विभक्तियों से क्या संबंध है। आप कहोगे मैम आप तो भूल गई इनको बता के, अभी बताते हैं, रुको। ये जो हमारे कारक होते हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे कारक हो गए। और अब जैसे बालक हमारा जब कर्ता बन रहा हो, क्या बन रहा हो, बालक हमारा कर्ता, यानी बालक ने पुस्तक पढ़ी या बालक पुस्तक को पढ़ता है या बालक विद्यालय जाता है। अब जाने की, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। तो बालक कौन बन रहा है, कर्ता बन रहा है। अब जबकि वो सिर्फ कर्ता है, तो कर्ता को दर्शाने के लिए, यानी उसको संस्कृत में हम कैसे बताएं। अभी पहले एक बार चिन्ह और बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमारे कर्ता लिखे हुए हैं, ठीक है, अपन जब हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है भाई, फिर तभी तो शब्द रूप बताएंगे कि भाई शब्द रूप आप क्यों कर रहे हो, उसका उसी का ये सब रीजन चला हुआ आ रहा है। अब जो कर्ता जो हमारा होता है उसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने, क्योंकि क्या कहेंगे, बालक ने कोई काम किया, क्या किया, पुस्तक पढ़ी, विद्यालय गया, घर गया, घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प किया, सहायता किया, जो भी किया, यानी उसमें कर्ता में ने का भाव छुपा हुआ है। तो कर्ता का जो चिन्ह बनेगा वो होगा ने, अर्थात ये है हमारी पहचान, कर्ता की पहचान। किसी वाक्य में हम कर्ता को कैसे पहचाने, बोले ने के द्वारा। जहां पे ने शब्द छुपा होगा वो हमारा कर्ता बनेगा। बोले कर्म को कैसे पहचाने, जिसमें कहीं ना कहीं को छुपा हुआ हो। बोले बालक विद्यालय जाता है, कहाँ को जाता है, विद्यालय को। किसको पढ़ता है, पुस्तक को। किसको लगा दीजिए उत्तर जो मिले, बोले कहे राम पानी पीता है, राम क्या पीता है, किसको पीता है,
पानी को पीता है। तो जहां पे को शब्द छुपा हुआ हो वो हमारा क्या बन जाता है, कर्म बन जाता है। अब आते हैं कर्ण पे, तो कर्ण में कहते हैं कि हमने कलम से लिखा, यानी से क्या हुआ हमारा सहायक, और सहायक को या हम क्या कह सकते हैं, से या के द्वारा, जहां हमें से या के द्वारा का भाव पता चले वो हमारा कर्ण बन जाता है। अब कहते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, बोले जिसके लिए क्रिया हो रही हो, अर्थात वाक्य में जहां पे हमारे पास के लिए छुपा हुआ होगा वो हमारा संप्रदान बनेगा। ठीक है। अब अपादान क्या, बोले इसका भी चिन्ह से होता है लेकिन अलग होने वाला अर्थ। अलग होने वाला अर्थ कैसा, जैसे आदमी कहां से, घोड़े से गिर गया, पत्ता वृक्ष से गिर गया, फल वृक्ष से नीचे गिर गया, बच्चा सोपान से सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो से यानी अलग होने का भाव। तो आपके जो वृक्ष बन गया वो क्या बन गया, वो आपका अपादान बन गया। घोड़ा कौन बन गया, वो अपादान बन गया। बाइक से गिर गए तो बाइक क्या बन गई, अपादान बन गई, है ना, अलग होने की क्रिया। तो जहां अलग होने का भाव आए और जिस चीज से अलग हो रहे हो वो अपादान बनेगा। ठीक है। अब संबंध, संबंध का अर्थ होता है का, की या के। भाई कभी अपन कहते हैं मामा का घर, है ना, मामा की लड़की और मामा के भाई, है ना, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, का, की, के का, जहां पे हमें बीच में अक्षर दिखेंगे या भाव दिखेगा वो ही हमारे क्या हो जाते हैं, संबंध में, कारक में आ जाते हैं। फिर कहते हैं अधिकरण की पहचान क्या है, बोले में या पर जहां पे छुपा हुआ हो, है ना, गांव में रहता है, शहर में रहता है, चटाई पर बैठा है, आसन पर बैठा है, पलंग पर बैठा है, तो जहां में और पर दिखेगा वो आपके अधिकरण कारक होंगे। अब चलते हैं कि ये संबंधों को दर्शाने के लिए कहीं पर हमने कहा बालक ने। अब जैसे ही हमने कहा बालक ने, तो संस्कृत में उसको बालक में ने का अर्थ बताने के लिए हम उनके कुछ रूप अलग अलग बना देते हैं। अब भाई हर ही जगह अगर हम कहते हैं, जैसे हिंदी में हम लिख देते हैं बालक ने पुस्तक को पढ़ा, फिर हमने कह दिया बालक को देखा। ठीक है, राम ने बालक को देखा। फिर कहा बालक के द्वारा ये काम किया गया। ठीक है। फिर कहा बालक के लिए भोजन बनाया। हिंदी में इसलिए बता रहे हैं जिससे एक बार पहले दिमाग में आपको बैठ जाए सही, फिर इसके बाद संस्कृत बताना शुरू करेंगे। फिर कहा बालक से दुर्गुण दूर हो गए, बालक से बीमारी दूर हो गई, दूर हुई ना, अलग होने का भाव आया तो इससे आ गया। अब हमने कहा बालक की पुस्तक, फिर कहा हमने बालक पर काले रंग का शर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो काले रंग की जो शर्ट है उसका आधार कौन बन गई, बालक। ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में तो हमने ये चिन्ह लगा के हमने दर्शा दिया कि बालक ने, बालक को, बालक के लिए, बालक के या बालक से के द्वारा या बालक से ये अलग होने वाला, बालक की पुस्तक या बालक पर, ये हमने हिंदी में बता दिया। अब इन्हीं को जब संस्कृत में बताना हो तो क्या करेंगे, तो बोले ये जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों के पास अपने अपने प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय कैसे होते हैं, जैसे सु औ जस ऐसे प्रत्यय होते हैं। जैसे अपन ने बहुत सारे प्रत्ययों के नाम पढ़े होंगे, अपने इक्त, वतु, इक्त, अपने प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जोड़ देते हैं और उसका नया अर्थ बन जाता है। जैसे दूध शब्द लगा और उसमें वाला जोड़ दिया, यानी उसका अर्थ बन गया दूध वाला, यानी दूध लाने वाला। ठीक है। तो प्रत्यय कैसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द में जुड़ जाते हैं और उसका नया अर्थ बता देते हैं। तो ये जो हमारे पास विभक्तियां होती हैं, इनके पास भी 21 तरह के प्रत्यय होते हैं। संस्कृत के कितने होते हैं, 21 तरह के प्रत्यय होते हैं। जो अगर कहा जाए, क्योंकि वो प्रत्यय हम आपको क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यय ऐसे होते हैं, जैसे एक जगह होता है सु, यानी अगर हम आपको ये बताते कि प्रथमा विभक्ति के पास अपने 3 प्रत्यय होते हैं। कैसे होते हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। ठीक है। जिसमें पहला होता है सु और फिर आता है औ और फिर आता है जस, इस प्रकार के, फिर औ जस, इस प्रकार के हमारे क्या चलते हैं, ये हमारे पास प्रत्यय होते हैं। तो सिंपल सी बात ये बताएं कि जो हमारे, जैसे बालक में ने का भाव बताना है तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों को जोड़ देंगे।
तो प्रथमा विभक्ति के आप देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति के जैसे जो हमारे शब्द रूप होते हैं, अब जैसे यहाँ पे अपन चलते हैं थोड़ा सा वहाँ बता देते हैं, चलिए बीच में बता देते हैं। अब ये तो आपको चिन्ह तो पता चल गए ना कि किसकी क्या होती है, अभी हम पीछे भी लिख देंगे। अब हम आपको इन्हीं को संस्कृत में बता देते हैं कैसे बनाएंगे। अब यहाँ हिंदी में लिखा है बालक ने, और उसी को संस्कृत में बनाना है कि बालक में ने का भाव आ जाए, यानी बालक को कर्ता बना दो। तो हम भाई क्या बालक में क्या जोड़ेंगे, तो कहेंगे बालक में प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों को जोड़ देंगे। तो प्रथमा विभक्ति में जब बालक एक होगा तब उसमें हम विसर्ग जोड़ देते हैं, तो उसका रूप बन जाता है बालकः। और जहां बालकः लिखा हुआ हो वहां समझ जाइए कि ये कर्ता है। बालकः शब्द जहां लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि इसमें बालक में ने का अर्थ छुपा हुआ है, यानी बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। किसने जाने की क्रिया की, बोले बालक ने। किसने काम किया, बालक ने, राम ने, अध्यापक ने, पुस्तक ने, शिक्षक ने, जिसने भी काम किया ने का भाव आया है वो हमारा आ गया, वो हमारा कर्ता बन गया। और कर्ता को दर्शाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ती है, या फिर हम कहें कि जिसमें हम हिंदी में जिसको ने से दर्शा देते हैं उसको हमें संस्कृत में दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगाने पड़ते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति में रूप बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, एक वचन वाले रूप बता रहे हैं, अभी वचन भी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या बन गया, बोले बालक ने यानी बालकः, ठीक है। अब कहा बालक को, बालक को बालक को देखा। तो अब यहाँ पे भाई राम ने बालक को देखा, तो राम देखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो देखने के द्वारा किसको देख रहा है, बालक को। अब हिंदी में जिसमें हमने बालक को कह दिया, उसको संस्कृत में बनाने के लिए हम क्या कहेंगे कि कहेंगे उसमें कर्म छुपा हुआ है। उस बालक में क्या छुपा हुआ है, को का चिन्ह छुपा हुआ है, अर्थात उसमें कर्म का भाव आ रहा है। तो कर्म को दर्शाने के लिए अब देखिए क्यों कर्ता को में प्रथमा ही क्यों लगाई जाती है, क्योंकि कर्ता हमारे पहले नंबर पे बैठा है, इसीलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। कर्म हमारे दूसरे नंबर पे होता है, इसलिए उसमें द्वितीया लगाते हैं। करण हमारे तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए उसमें तृतीया लगाते हैं। संप्रदान हमारा चौथे नंबर पे होता है, इसलिए उसमें चतुर्थी लगाते हैं। आपादन हमारा 5वें स्थान पे आता है, इसलिए उसमें पंचमी लगा देते हैं। संबंध हमारा 6वें स्थान पर बैठा है, इसलिए उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। और अधिकरण सबसे अंत में होता है, इसलिए उसमें सप्तमी लगा देते हैं। संबोधन अपन सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि बालक में अपन को का भाव लगाना है, तो हम क्या कहेंगे, जो को शब्द बताना है संस्कृत में, तो उसमें हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, यानी द्वितीया विभक्ति का जो प्रत्यय है वो लगाएंगे। तो बालक शब्द में हम मां हलंत लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बालकम। और मां हलंत लगाने से जहां आपको बालकम दिखे समझ जाना कि इसमें ये कौन बना हुआ है, हमारा कर्म बना है, इसीलिए बालक मूल शब्द में मां हलंत लगा दिया गया, यानी द्वितीया विभक्ति लगा दी गई। द्वितीया विभक्ति का एक रूप बना दिया जिसका अब अर्थ निकल रहा है बालक को, ठीक है। अब कहा बालक के द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बोले जहां पे के द्वारा का, अब हिंदी में तो हमने कह दिया बालक के द्वारा देखा गया, बालक के द्वारा किया गया, अब के द्वारा शब्द लगा हुआ है। तो अब हम के द्वारा को संस्कृत में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, बोले संस्कृत में दर्शाने के लिए उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे, क्योंकि करण बन रहा है बालक के द्वारा, उसमें के द्वारा या से छुपा है, तो उसमें हमें से या के द्वारा दर्शाने के लिए तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि करण तीसरे नंबर पे होता है। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, बोले बालकेन बन जाएगा। फिर कहते हैं संप्रदान, क्या आता है, संप्रदान, बोले बालक के लिए लड्डू बनाए, माँ ने बालक के लिए लड्डू बनाए, बालक के लिए भोजन बनाया। तो भाई बालक जो शब्द है वो कौन बन गया, क्योंकि उसके लिए कोई क्रिया हो रही है, उसमें के लिए छुपा हुआ है। तो हिंदी में के लिए बता दिया, लेकिन संस्कृत में उसको कहेंगे बालकाय। तो जहां चतुर्थी विभक्ति का बालक शब्द में आय शब्द लगा, देखिए समझ जाना कि इसमें हमारा लगा हुआ है संप्रदान, अर्थात इसका अर्थ क्या निकल रहा है, बालक के लिए, बालकाय। अब कहा अलग होने का अर्थ आ जाए, बोले अलग होने का अर्थ आ रहा है तो क्या करें, बोले बालक से बीमारी दूर हो गई, बालक से दुख दूर हो गया,
है ना। अब दूर होने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, बोले बालक क्या बन जाएगा, अपादान, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, अलग होने की क्रिया हो रही है। तो अब वो से दर्शाने के लिए, अलग होने वाला से दर्शाने के लिए उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रत्यय लगा देंगे और वो बन जाएगा बालकात्। अब अपना आता है षष्ठी में। जैसे अब हमने कहा कि बालक का घर, बालक की पुस्तक, बालक का विद्यालय, बालक का थैला, जो भी हुआ, काकी के का जब अर्थ बताना था तो बालक में हमने हिंदी में तो काया की या के लगा दिया, संस्कृत में क्या करें तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए। तो वही बालक का या की या के का भाव हमारा स्या शब्द लगने से अर्थ निकल आया। तो जहां स्या लगे दिखेगा समझ जाना कि बालक का, बालक कस्य, बालक का, बालक की, बालक के। ठीक है। अब कहते हैं कि बालक पर या बालक में बहुत गुण हैं, तो गुण का आधार कौन बन गया, बालक। बालक पर काले कलर की शर्ट अच्छी लगती है, सफेद रंग की शर्ट अच्छी लगती है, तो भाई शर्ट का आधार कौन बन गया, बालक। तो अब उसमें हमें में या पर का जब हमें कोई भाव लगाना है तो वो हमारा शब्द, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, बोले उसमें एक ही मात्रा जोड़ दीजिए तो बन जाएगा बालके। तो हमारा क्या अर्थ निकलेगा, बोले इसका अर्थ निकल आएगा कि बालक में या बालक पर। ठीक है। अब सबसे अंत में आता है हमारा संबोधन। सबसे अंत में संबोधन आता है। संबोधन का अर्थ क्या है कि भाई वाक्य लिखे हो, उसमें लिखा हो अरे बालक, अरे लड़के, ऐसा कर लो तो अरे लड़के। अब सिर्फ क्या कहा, यहाँ पे अरे शब्द जोड़ दिया और उसको बुलाया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ बोला अरे लड़के, बस इतना बोला। तो संबंध को, उस वाक्य में उस संबंध को दर्शाने के लिए, संस्कृत में दर्शाने के लिए संबोधन भी एक रखा गया विभक्ति के उसमें। एक टेबल में कहा हो सकता है कि वाक्य में ऐसा भी कुछ आ जाए जिसमें कि संबोधन बताया जा रहा हो, केवल संबोधित करके उसको पुकारा जा रहा हो, तो उसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो वो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, हे लिख देंगे और हम लिख देंगे बालकः और ये संबोधन सूचक अपना चिन्ह लगा देंगे। बस इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें क्या हो रहा है, बोले ये किसी को संबोधित करके बताया जा रहा है, हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि जहां पे आपको बालकः शब्द दिखेगा उसका अर्थ क्या निकालेंगे कि बालक ने। बालकम दिखने पे आप क्या कहेंगे, बालक को। बालके ने जहां लिखा हुआ होगा समझ जाएंगे कि इसमें तृतीया विभक्ति है, अर्थात इसमें अर्थ जो निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, तृतीया में करण कारक होता है, करण का अर्थ होता है से या के द्वारा, तो कहेंगे बालक के द्वारा। बालकाय का अर्थ निकलेगा बालक के लिए। जहां अपादान हो रहा होगा, अलग बन रहा होगा, तो इसको कहेंगे बालकात्। बोले संबंध बताया जा रहा होगा तो उसको कहेंगे बालकस्य। अब में या पर का भाव होगा अगर उसी बालक शब्द में तो हम कहेंगे बालकी। तो अब ये हमारे क्या हो गए, बोले ये विभक्ति हो गई, ये उसके शब्द रूप हो गए। ये ही अब देखिए उस शब्द के कितने रूप बन गए, अभी सिर्फ ये एक वचन में कितने बने, 7 बने। इनको नहीं गिनिए, इनको नहीं गिनिए, तो संबोधन होते हैं और वो प्रथमा विभक्ति जैसे ही बनते हैं। ठीक है। तो देखा आपने कि एक ही शब्द था, उसके कितने रूप बन गए, 7 रूप बन गए अभी एक वचन में। इसीलिए इनको कहा था शब्द रूप, क्योंकि शब्दों के अलग अलग रूप बनते हैं। और किस लिए बनते हैं, आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए। यानी जहां पर लिखा हुआ हो हमारा कि बालकः, यहां पे अगर लिखा हुआ हो बालकः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे हम क्या पहचानेंगे, ये जो बालकः शब्द है ये कौन बनना है, हमारा कर्ता। इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है यानी ने पुस्तक को पढ़ा या पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो हम कहेंगे बालक पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ बालक को देखते से ही हम समझ गए कि इसमें हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। शब्द रूप याद करने से जहां हमें बालकाय, देखिए ऐसे ही देखिए पुस्तकम शब्द देखा, बोले माँ हलंत लगा हुआ है, जैसे बालकम द्वितीय विभक्ति में क्या लग जाता है, माँ हलंत, या हमारा अनुस्वार लग जाता है। तो हम पहचानेंगे कि द्वितीय विभक्ति जो होती है वो कहाँ लगती है, कर्म कारक में लगती है, अर्थात पुस्तक क्या बन रही है, कर्म बन रही है, और कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। यानी हर एक वाक्य का सही सही अर्थ हम लगा पाए उसके लिए ये शब्द रूप याद किए जाते हैं।
ठीक है। तो अब इंटरेस्ट आएगा कि हम कि नहीं आएगा कि इन शब्द रूपों को याद करने में? बिल्कुल आएगा। क्यों? जब आप वाक्यों को देखेंगे और उनका आपको अर्थ समझ में आने लगेगा, तब आप बिल्कुल आपके अंदर खुद मन में लगेगा कि नहीं, सच में शब्द रूप याद करनी चाहिए। तो हमें अर्थ पता चल जाएगा, हमें रटनी नहीं पड़ेगी उस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा? बालक ने पुस्तक को पढ़ रहा है या पढ़ता है या पढ़ता था या पढ़ेगा। भाई काल अपने अलग अलग परिवर्तित हो जाएंगे, पठती हो जाएगा, कहीं अपठत हो जाएगा, कहीं पठिष्यामी बन जाएगा, है ना, पठिष्यति बन जाएगा। क्रिया के रूप अपने बदलते जाएंगे, उनको अपन बाद में सीखेंगे, जब अपन धातु रूप सीखेंगे तब वो सिखा देंगे। अभी अपन इस पे चल रहे हैं। तो यहाँ हमने दोनों को देख लिया कि इसमें हमारे पास प्रथमा विभक्ति लगी है। प्रथमा विभक्ति अर्थात कारक है, कारक में चिन्ह निकलता है नी का। इसमें हमने देख ली द्वितीय विभक्ति लगी है, यानी अम की बिंदी लगी है या म हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारा कर्म बना हुआ है और कर्म का चिन्ह हमारा को होता है, यानी इसका अर्थ निकला बालक ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, या बालक पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब अपन शब्द रूप याद कर लें। अब शब्द रूप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक का सबका अर्थ बताते जाएंगे। तो देखिए ये अपनी विभक्तियां हो गई, समझ में आ गया। अच्छा, विभक्ति के बाद यहाँ वचन की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो इसलिए पड़ी कि भाई काम करने वाला कभी कभी ऐसा थोड़ी ना है कि केवल एक ही है। हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है केवल एक ही पढ़ रहा है, क्या हो सकता है आपके पास आपका दोस्त भी आके बैठ जाए, तो आप देखने वाले 2 हो गए। फिर इसके बाद हो सकता है और 3-4 लोग आ जाए, साथ में बैठ के पढ़ने लगो। तो कर्ता एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। कर्म हमारा कैसा बोले, एक भी हो सकता है। एक पुस्तक को पढ़ रहा है, 2 पुस्तकों को पढ़ रहा है, या बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ रहा है भाई, तो कर्म एक, तो क्या कहें बोले कर्म का एक अगर कोई है, जैसे पुस्तक को पढ़ रहा है, तब तो हम कह देंगे पुस्तकम। लेकिन अगर हो सकता है 2 पुस्तकों को पढ़ रहा हो, तो उसके लिए भी क्या पुस्तकम कहेंगे? बोले नहीं। तो हिंदी में हम तो लिख देते हैं कि 2 पुस्तकों को पढ़ रहा था, उसमें तो हिंदी में हमने ये लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे संस्कृत में तो बोले उसके लिए द्वितीय विभक्ति लगाइए और द्विवचन का रूप लगा दीजिए, द्विवचन का प्रत्यय औ जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा बालकौ या पुस्तकम, पुस्तके। क्योंकि पुस्तक हमारा नपुंसकलिंग होता है, इसलिए उसको बालकौ जैसा नहीं बनाएंगे, पुस्तके बनाएंगे, सीखेंगे। लेकिन एक बात बताने वाली बात बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो जाएगा कि बालकों को या पुस्तकों को पढ़ रहा है, ठीक है। बालकों को देखा, राम ने बालक को देखा, एक बालक को देखा तो का बालकम पश्यति। बोले 2 बालकों को देखा तो बोला बालकौ पश्यतः, ठीक है। और बोले बहुत सारे बालकों को देखा, तब भी कहेंगे बालकान पश्यति, यानी बहुत सारे बालकों को देखा। तो यहाँ पे क्या हमने बताया आपको कि हमारा चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो या करण हो या संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, या हमारा क्या हो बोले अधिकरण हो, इन सभी के हो सकता है एक वचन में भी वो हो सकती है, वो चीज़ 2 में भी हो सकती है और बहु में भी हो सकती है। हमारे संस्कृत में वचन 3 होते हैं। वैसे इंग्लिश में अपन कौन सी पढ़ते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन यहाँ पे अपन 3 पढ़ते हैं। एक होगा कोई भी काम, कोई भी नंबर, कोई भी वस्तु एक होगी तो हम उसमें एक वचन की चीजें लगाएंगे। यानी यहाँ पे अगर एक बालक है, एक बालक चाहे वो कर्म से लेके संप्रदान तक कुछ भी बन रहा हो या अधिकरण तक कुछ भी बनना हो, उसमें एक वचन वाले रूप लगने हैं। 2 होंगे तो द्विवचन की रूप लगाएंगे और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन की रूप हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब अपन शब्द रूप पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। कैसे? पहले एक वचन याद कीजिए। तो आप कैसे याद करेंगे? एक शब्द रूप ले लिया और ये सारे अकारांत जितने भी शब्द होंगे पुल्लिंग वाले, उनके रूप बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बालक की याद कर लीजिए तो अकारांत वाले जितने भी शब्द रूप हैं दुनिया में, जितने भी आ से अंत हो रहे होंगे, अक से अंत है इसलिए अकारांत बोल दिया उसको, ठीक है। अ से अंत हो रहा है, छोटे आ से अंत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी शब्द रूप होंगे, अकेला बालक नहीं, राम, अश्व, शिक्षक, अ से अंत हो, वो सब हमारे बालक जैसे बनने हैं। तो कैसे याद करेंगे हम? अह अम एन, बोलिए अह अम एन आय आत अस्य ए, बोलिए अह अम एन आय आत अस्य ए। तो बोले राम का बना लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। राम लिखा हुआ है, 7 बार राम लिख लीजिए, 7 बार लिख लिया राम, लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया 7 बार, ठीक है। अब कहा अह अम एन
आय, अब आय लिखना है तो आ कभी ऐसे नहीं जुड़ता है, हमने आपको संधि में सिखाया था, वो अपनी मात्रा के संग में जुड़ जाएगा। और बोले आत, अस्य और ए, लीजिए हो गया अह अम एन आय आत अस्य ए। ठीक है, इस प्रकार से अपन टुकड़ों में याद कर लेंगे कि पहले अह अम, तो समझ जाएंगे अह कहाँ लगता है, प्रथमा विभक्ति में, अम कहाँ लगता है, द्वितीय में। एन आय आत, बोले एन आय आत अस्य ए, बोले इन तीनों का जोड़ा कर लीजिए, फिर इन तीनों का कर लीजिए। प्रथमा हमारे एक वचन के प्रथमा से लेके सप्तमी तक के रूप याद हो गए एक वचन के। अब कहीं द्विवचन बहुत सरल होता है। द्विवचन कैसे होता है कि द्विवचन में आप प्रथमा और द्वितीया में देखेंगे, दोनों में औ की मात्रा दिख जाएगी, बालकौ बालकौ, हो गया। फिर इसके बाद बोले तीन में तो भ्याम भ्याम लगा दीजिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी सभी में क्या लगा दीजिए, भ्याम भ्याम भ्याम, तो बालकाभ्याम आभ्याम। ठीक है, क्या लगाएंगे, आभ्याम, यानी आ की मात्रा भी लगाएंगे बालक में। बोले बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। और बोले इसमें क्या करें षष्ठी सप्तमी में, बोले यो लगा दीजिए, यो। अब बोले या पे ओ की मात्रा हो विसर्ग, तो यो बालका यो, हनी सिंह मत बोलना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यो और यो। तो ये अपनी द्वितीय विभक्ति, मतलब हमारा क्या बना, औ भ्याम 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 यो, ये हमारा द्विवचन के रूप बन गए। अब इसके बाद आए के कहाँ पर, यहाँ पे, तो क्या बना, बालकाह, बोले आह आन आई और एभ्य। ठीक है, एभ्य क्यों बोला, क्योंकि मूल जो शब्द होगा उसमें एक ही मात्रा के साथ में भ्य लगा देंगे। राम होगा तो रामेभ्य, यानी राम शब्द है उसमें एभ्य लगा देना, एक ही मात्रा और भ्य। एभ्य नामसु, यानी जहां पे भी नाम लगा होगा, बाल का नाम हमारा, जहां पे भी नाम और नाम लिखा हुआ हो, समझ जाना वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। बोले नाम और शु, जहां पे अंत में शु दिखे, चाहे बालक बालिका सु हो या हमारा बालकेशु हो, जहां पे सु या शु दिखेगा वो हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो यहाँ हम कहेंगे आह आन आई एभ्य नामसु, एभ्य नामसु। बस 2-3 बार टेबल याद कर लीजिए और बालक की एक बार लिख दीजिए, कहा अह अम एन आय आत अस्य ए। ठीक है, औ अभ्याम 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 और यो हो गया। यहाँ पे आए तो आह आन आई एभ्य नामसु, लीजिए हो गए। बस यही चीजें सब में लगा दीजिए, अपने तो सारे आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द बन जाएंगे। अर्थ क्या निकलेगा, बालक ने किया, बालक ने पुस्तक पढ़ी, 2 बालकों ने पढ़ी, बहुत सारे बालकों ने पढ़ी। ठीक है, बालक को देखा, 2 बालकों को देखा, बहुत सारे बालकों को देखा। बालक ने ऐसा किया या बालक के द्वारा ऐसा हुआ, के द्वारा लगेगा तब बालकेन बोलेंगे। बालक के द्वारा ऐसा हुआ, 2 बालकों के द्वारा किया गया, बहुत सारे बालकों के द्वारा किया गया। बालक के लिए भोजन बनाया, 2 बालकों के लिए भोजन बनाया और बहुत सारे बालकों के लिए भोजन बनाया। बालक से दुर्गुण अलग हुए, 2 बालकों से दुख दूर हुए, बहुत सारे बालकों से रोग दूर हो गए। ठीक है, अब कहेंगे षष्ठी, बालक का घर तो बालकस्य गृहम, 2 बालकों का घर, बालकयोः गृहम, बोले बहुत सारे बालकों का, बालकानां गृहम। अब बोले बालक पर तो कहेंगे बालके। ठीक है, बालके कृष्ण वस्त्रम शोभते, 2 बालकों पर तो कहेंगे हम बालकयोः कृष्ण वस्त्रे शोभते, क्योंकि 2 वस्त्र 2 लड़के पहने हैं तो वस्त्र भी तो 2 हो जाएंगे। बोले बालकेशु तो कहेंगे हम बालकेशु कृष्ण वस्त्राणि शोभन्ति। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, में और पर के अर्थ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्यों किया, क्योंकि अब संस्कृत जब आप देखोगे और उनमें से जब आपको कहीं इन दिखाई दे तो समझ लेना कि इसका अर्थ निकला है कि बालक के द्वारा। जहाँ आय दिख जाए समझ लेना इसमें के लिए का भाव आ रहा है। तो जो हमने चिन्ह बनाए हैं उनको जरूर एक जगह, जहाँ पे आपके शब्द रूप शुरू हो रहे हो, नहीं हो रहे हो तो एक जगह शब्द रूप लिख लीजिए, उनके चिन्हों को इसमें छुपा लीजिए, आगे आगे लिख लीजिए कि बालक कह जहाँ लिखा हुआ हो उसमें हमें क्या अर्थ लगाना है, जहाँ एन लगा हुआ हो उसका क्या अर्थ निकालना है। जब ये अर्थ सही समझ में आ जाएगा तो आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा
और फिर वही आपको जब सामने देखोगे अपनी पुस्तक में, और ये आपको फिर ढूंढना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी विभक्ति लगी है, फिर खुद भी मजा आएगा और ये चीजें याद भी होंगी। यहाँ एक ही मात्रा देखेंगे समझ जाएंगे, अरे सप्तमी विभक्ति यानी मैं या पर का अर्थ निकालना है। स्या जहाँ दिखेगा समझ जाएंगे कि काकी के का अर्थ निकालना है। नाम नाम कहीं दिखेगा समझ जाएंगे कि इसमें काकी के, यानी बहुत सारी चीजों में काकी के का भाव निकल रहा है। तो इसलिए ये हमने आपको करवा दिए शब्द रूप, ठीक है। तो और ये हो गए हमारे अकारांत के। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, अब हम सीधे आपके शब्द रूपों को ही याद करवाएंगे। ये इतनी जो आपको इंट्रोडक्शन एक साथ में दिया वो इसलिए कि शब्द रूप जो पढ़ाने हम जा रहे हैं उनका आपको अर्थ समझ में आए और उनको याद करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट आए और उनका अर्थ पता चले आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जो अपने जैसे अकारांत हो गए, ऐसे ही भाई हो सकता है हर एक अक्षर छोटे आ से ही अंत थोड़ी ना होगा, छोटी ई से भी अंत हो सकता है, छोटे ऊ से भी अंत हो सकता है, री से भी हो सकता है, क्योंकि स्वर इतने सारे हैं हमारे पास आ से लेकर औ तक के। तो भाई किन्हीं भी स्वरों से हो सकता है। तो अपन जितने आपके सिलेबस में आने हैं उन शब्द रूपों को हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे जितने भी चैनल के वीडियोस जो बन रहे हैं वो सभी आपको यूट्यूब पे तो मिल ही रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी और इन क्लासेस में से आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी का पेज हो जाता है ओपन। मान लीजिए आपने 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के देखिए सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। उनमें मान लीजिए आप संस्कृत पे गए तो आपने संस्कृत पे क्लिक किया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आगे कहीं पे जहाँ पे संस्कृत का दिखेगा उसको क्लिक करना, आपके सामने संस्कृत का पेज हो जाएगा ओपन और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियोस मिलने से उसमें क्या होगा कि आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके हम पढ़ाते जा रहे हैं जितने भी चैप्टर, वो सभी आपको एक के बाद छोटी छोटी प्लेलिस्ट के साथ में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है तो उसके 3 लेक्चर दिख रहे हैं, अपना सेकंड जो चैप्टर है उसके 3 लेक्चर दिख रहे हैं। मतलब एक पार्ट में कितने टॉपिक करवाए, एक को खोलेंगे आपके सामने उन तीनों की लिस्ट हो जाएगी। उसमें से मान लीजिए आपने पहले वाले को सिलेक्ट किया कि पहले पार्ट का पहला वीडियो करें तो 1.1 अनुवाद आपका शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं, उन पे टॉपिक पे टाइटल भी लिखा होगा कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं, अभ्यास पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इधर उधर जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में बीच में भी कोई पाठ पढ़ना है तो सीधे आप उसी लेसन पे पहुंचिए, उसी को खोलिए तो उसमें उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, साथ ही हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।